2, 1. नमस्कार, मैं हूं नरेश राघानी और आप देख रहे हैं हॉराइजन न्यूज। अजमेर में निजी स्कूलों के खिलाफ अभिभावकों का विरोध बढ़ता जा रहा है। इसी के चलते आज सेंट पॉल स्कूल के बाहर सैकड़ों अभिभावक पहुंचे और नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। नाराज अभिभावकों ने बताया कि स्कूल पिछले 3 महीने की फीस मांग रहा है, जबकि सबको पता है कि स्कूल बंद है। उन्होंने बताया कि ऑनलाइन क्लासेस के नाम पर उगाही की जा रही है, जो बंद होनी चाहिए। अभिभावकों ने इस मामले की जिला प्रशासन को शिकायत दी और निजी स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। हम लोग सेंट पॉल स्कूल से हैं, मेरे बच्चे हैं मानविक और मानविका। इन लोगों ने फर्स्ट टाइम हमारा एडमिशन हुआ है इस स्कूल में। अभी कोई क्लासेस नहीं थी, अप्रैल मई जून से कोई क्लासेस नहीं थी। जुलाई में जैसे फीस का इनका 3 महीने का क्वार्टरली सेशन होता है फीस का, तो फीस कार्ड हमारे को इशू कर दिए। और कोरोना काल चल रहा है, फीस नौकरियां हैं नहीं, सब घर में बैठे हैं। होटल इंडस्ट्रीज़, मेरे हस्बैंड होटल इंडस्ट्रीज़ में, वो सारी प्रस्त पड़ी हुई है। कहाँ से फीस दें? और ऑनलाइन क्लासेस 1st से स्टार्ट हुई हैं या 6 से स्टार्ट हुई हैं, और फीस कार्ड बोलते हैं कि फ़ीस भरो। कहाँ से भरें फीस? जब कोई इन्वेस्टमेंट कहाँ से करें जब हमारे को कोई रिटर्न ही नहीं मिल रहा। ऑनलाइन क्लास सिर्फ वीडियो बनाते हैं, यूट्यूब के वीडियो। ये तो हम यूट्यूब पे ही पढ़ा लेंगे अगर वीडियो ही बना के पढ़ाना है तो हमें। आगे इन फ्यूचर अगर ऑनलाइन क्लासेस ही स्टार्ट करनी है तो स्कूल का क्या काम है? ऑनलाइन ही पढ़ाओ ना, स्कूल की बिल्डिंग ही गिरा दो। क्या नीड है स्कूल की? सही बात है कि नहीं? स्कूल अगर ऑनलाइन ही पढ़ाना है तो ऑनलाइन ही पढ़ाओ। फिर इन फ्यूचर भी स्कूल नहीं आएंगे बच्चे। पूरा साल ही अपन क्या करते हैं, घर पे बैठ के पढ़ाते हैं बच्चों को। तो यही मैं कहना चाहती हूँ, जब तक हमारा कोरोना के जो टाइम पीरियड ख़त्म नहीं हो जाता, हमारी जो क्राइसिस चल रहे हैं अभी इकोनॉमी में, वो क्राइसिस ख़त्म हो जाएंगे, हम प्रॉपर फीस जमा कराएंगे अपनी। मेरा नाम नीतू शर्मा है, मैं दैनिक नवज्योति से। हम सब यहाँ पे आए हैं सिर्फ इस वजह से कि हमें हमारी फ़ीस जमा नहीं करानी है, क्योंकि बच्चे ऑनलाइन क्लासेस ले नहीं सकते हैं। और इन लोगों ने स्कूल में ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करने के लिए बोला गया है। ऑनलाइन क्लासेस बच्चे अटेंड करते हैं जिनके साथ उनकी आइज़ पे इफेक्ट पड़ रहा है। आइज़ पे इफेक्ट पड़ता है तो हमारा खर्चा भी उतना बढ़ेगा, बच्चे की आंखें ख़राब होंगी। दूसरा, अभी इतना हमारे पास इनकम नहीं है कि हम स्कूल की फ़ीसें जमा कराएँ। स्कूल वाले भी देखिए, हम भी जॉब करते हैं, जॉब वाले में भी हमें डिडक्शन करके पैसे मिल रहे हैं। उसके लिए हम घर में अगर अपना खर्चा चलाएंगे कि स्कूल की फ़ीसें देंगे। इन लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करी है सिर्फ इस वजह से कि स्कूल की फ़ीसें दी जाएँ। ये लोग बोलते हैं कि स्कूल की फ़ीसें दी जाएंगी तो ही हम टीचर्स को पैसे देंगे। अब टीचर्स का आपके पास इतना फंड नहीं है कि आप लोग टीचर्स को पैसे दे सकते हैं। सिर्फ हमारा तो बस यही निवेदन है, जितने भी हम यहाँ पे पेरेंट्स इकट्ठे हुए हैं, हम सब यही चाहते हैं कि हम फ़ीस जमा नहीं कराएंगे। जब स्कूल खुल जाएगा हम फ़ीस जमा करवाएंगे। सेंट पॉल स्कूल है ये। मैं यहाँ अंशकोली की मम्मी हूँ, ममता मेरा नाम है। मैं जॉब करती हूँ, मेरे हस्बैंड बिज़नेस करते हैं। बट अभी बिज़नेस क्या है, कोरोना के चक्कर में इतना चलता नहीं है। और राइट, हम जॉब करते हैं, जॉब वालों को भी इतना डिडक्शन करके ही मिल रहा है पैसा। ये तो है नहीं कि पूरा पैसा मिल रहा होगा। ठीक है, पहले भी हम फ़ीस जमा कराते थे, लेकिन उस टाइम कोरोना काल नहीं चल रहा था। अभी चल रहा है। चलने की वजह से हमें बस यही है कि जब तक हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं तब तक हम फ़ीस जमा नहीं करा सकते हैं। ममता कोहली। अभिभावकगण केवल फीस माफ़ी के लिए स्कूल से मिल रहे हैं, जो कि फ़ीस एक तरीके से स्कूल ने दबाव भी दिया इस चीज़ के लिए, फ़ीस का कार्ड देके। क्योंकि इन्होंने जून से लेके और जुलाई से लेके जून तक की फ़ीस दी है 21 की, और उसमें कोई भी राज्य सरकार की नहीं मानते हुए भी इन्होंने जो भी इन्होंने नियम लगाए हैं अपने, पूरा हमारे को और एहसान करा है कि जैसे पिछली बार 10% नहीं बढ़ाई है पिछली बार की रेट, वो फ़ीस ये गलत है। और जो इन्होंने को अप्रैल और मई में जो फ़ीस जमा थी हमारी पूरी, जो बच्चे नहीं आए हैं, जमा हुई भी है पहले, उसका डिडक्शन चाहिए हमें। इसके अलावा जो जुलाई में बच्चे नहीं आए और 28 जुलाई को ये कागज़ दे रहे हैं, 28 जुलाई के कागज़ के बाद जुलाई की फ़ीस जमा कराने के लिए हम बाध्य नहीं है। राज्य सरकार के जो आदेश हैं, जब तक स्कूल ना लगे जब तक आप फीस नहीं ले सकते हैं, उस पर स्कूल को कायम रहना पड़ेगा। और सारे पेरेंट्स एकजुट हैं आज यहाँ कि हमें ना एक साथ अब कोई भी फीस नहीं देगा, और अगर ज़्यादा चाहिए तो सारे बच्चों की टीसी हम सबको इकट्ठा दे दो और स्कूल को आप अपने स्टाफ के साथ चलाओ। अजमेर में लगातार कोरोना पॉजिटिव के मामले सामने आ रहे हैं। वहीं अजमेर जिले में ग्रामीण क्षेत्रों में भी अपने पांव पसार रहा है कोरोना।
डॉक्टर संजीव महेश्वरी ने जानकारी देते हुए बताया कि अब बुजुर्ग को अपने बचाव के लिए घर पर भी मास्क पहनना आवश्यक है और घर पर भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करा जाए तो उससे आपके घर में बीमारी का असर कम देखने को मिलेगा। वहीं डॉक्टर संजीव महेश्वरी ने बताया कि अब सीरियस पेशेंट के लिए समस्या आ रही है, फिर भी हम डट के मुकाबला कर रहे हैं। कल के रादर एक तो पेशेंट हमारे आज सुबह 5:45 के आसपास शांत हो गए। ये श्रीमान प्लाजा सिनेमा के पास धानका बस्ती के रहने वाले थे, लगभग 60 वर्ष उम्र थी। 3 दिन पहले हमारे पास भर्ती हुए थे। शुरू में तबीयत ठीक थी, लेकिन अगले दिन ही तबीयत बिगड़ गई। हमने ऑक्सीजन लगाया, शुरू में बाईपाइप मशीन लगाई, अंत में वेंटिलेटर लगाया, हमने नहीं बचा पाए और आज सुबह करीब 5:45 के आसपास शांत हो गए। कल एक और सज्जन लगभग 77 साल के आसपास के हमारे पास में सुबह 10 बजे के आसपास भर्ती हुए थे। आते ही बहुत सीरियस थे, आते ही उनको वेंटिलेटर लगाया, लेकिन 2 घंटे हमने कोशिश करी, कुछ नहीं कर पाए, वो भी शांत हो गए। आज उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इस तरीके से कल के एक और एक आज के 2 पेशेंट और हमारे कोरोना पॉजिटिव हमारे बीच नहीं रहे हैं। अभी भी हमारे पास कोरोना पॉजिटिव वार्ड में 35 के आसपास मरीज भर्ती हैं, इसमें 1 वेंटिलेटर पर हैं, 5 बाईपैप पर हैं, करीब 9-10 के आसपास मरीजों को ऑक्सीजन दे रहे हैं और सस्पेक्ट में भी हमारे 3 पेशेंट बाईपैप पर हैं और 3-4 मरीजों को ऑक्सीजन वहाँ भी चल रही है। तो अब सीरियस पेशेंट हमारे पास ज़्यादा आ रहे हैं और अनफॉर्चुनेटली बुजुर्गवार पेशेंट हमारे पास ज़्यादा आ रहे हैं। परिवार में एक पेशेंट इन्फेक्ट हो रहा है, करीब पूरा परिवार इन्फेक्ट हो रहा है। प्रॉब्लम ये हो रही है कि परिवार के यंग लोग तो बाहर निकल रहे हैं अपने आजीविका के लिए और भी कई कारणों के लिए, और जो बुज़ुर्ग जो घर पर हैं वो अपने यंग लोगों के साथ संपर्क में आ रहे हैं और वो इन्फेक्ट हो रहे हैं। वो हालांकि घर से बाहर नहीं निकल रहे, लेकिन उनके संपर्क में आने से इन्फेक्ट हो रहे हैं और उनको बीमारी जो है वो दुखदायी हो रही है। तो मेरा आपके माध्यम से सबसे आग्रह है कि परिवार के बुज़ुर्गों से हमेशा एक निश्चित दूरी बना के रखें और परिवार में भी अगर आप बुज़ुर्गों के संपर्क में हैं तो मास्क का प्रयोग घर पर भी यूज़ करें, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये वायरस की इन्फेक्टिविटी बहुत ज़्यादा है और परिवार में बुज़ुर्गों को इसमें नुकसान ज़्यादा हो रहा है एज़ कम्पेयर टू यंग लोगों के। यंग लोग अभी भी जैसे शहर में काफ़ी बड़ी संख्या में पॉजिटिव आ रहे हैं, लेकिन उनमें यंग लोग बिल्कुल ठीक हो रहे हैं या उनको एसिम्प्टोमेटिक है, माइल्डली सिम्प्टोमेटिक है। बुज़ुर्गों को बड़ा खतरा है, बहुत खतरनाक बात है। हमारे पास अब एक तरीके से यूँ देखिए कि सीरियस पेशेंट रखने के लिए थोड़ी हमें भी समस्या आ रही है, तकलीफ हो रही है, लेकिन फिर भी हम मैनेज कर रहे हैं। ऐसा ना हो कि हमारे रिसोर्सेज कम पड़ जाएँ, संख्या ज़्यादा हो जाए, हमें उस चीज़ की डर लगा रहता है। तो फिर भी हम कोशिश पूरी कर रहे हैं कि ऐसा कोई मरीज़ को किसी भी तरह की कोई असुविधा ना हो, कोई इलाज का किसी मरीज़ का अभाव ना हो। ये हमारा पूरा अभी तक का पूरा कोशिश है, लेकिन फिर भी आप सब लोग जानते हैं साधन कभी कभी सीमित होते हैं। बड़े बड़े देशों में भी संसाधनों की कमी हुई है, तो हम भी, लेकिन राज्य सरकार पूरी मेहनत कर रही है। हमारे मुख्यमंत्री साहब का तो पूरा स्ट्रिक्ट फॉरवर्ड इंस्ट्रक्शंस हैं कि जनहानि को हर हालत में रोका जाए, चाहे कुछ भी हो। हम पूरी तन्मयता से, पूरी शिद्दत से काम कर रहे हैं, लेकिन जन सहयोग बहुत आवश्यक है। बिल्कुल भी इस बीमारी को हल्के में न लें और हर हालत में डिस्टेंस मेंटेन करें, मास्क का प्रयोग करें, कम से कम एक दूसरे के संपर्क में रहें, कम से कम देर तक एक दूसरे के संपर्क में रहें। आज के किस तरह से चांस अभी तक की जो हमारी रिपोर्ट है अभी आई नहीं है, अभी आने वाली हैं, हम आपको अपडेट करेंगे। अब मैं पॉजिटिव देख नहीं रहा हूँ, पॉजिटिव देने जैसा आप डाल देते हैं क्योंकि हमारे पास जो भर्ती होंगे उसके टाइम लगेगा। अब शहर में 100 आ रहे हैं तो 100। अजमेर दरगाह खुलने और रोजाना 50 जनों को इबादत करने की मांग को लेकर आज मुस्लिम समाज के लोग जिला कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित से मिले। इस दौरान मुस्लिम समाज के लोगों ने कहा है कि दरबार में पहुंचकर वो कोरोना महामारी की दुआ करेंगे और ईद उल जुहे के मौके पर नमाज पढ़ी जा सके और जिस तरीके से ग्रामीण इलाकों में शर्त पूर्वक इजाजत दी है उसके तहत इन्हें भी यह स्वीकृति दी जाए। कोविड-19 महामारी के कारण राष्ट्रीय स्वास्थ्य संगठन के द्वारा जो गाइडलाइंस जारी की गई थी उसके अनुसार केंद्र और राज्य सरकार ने भी गाइडलाइंस जारी की और उसी के तहत पूरे देश के धार्मिक स्थल, सभी धर्मों के धार्मिक स्थल आम लोगों के लिए बंद किए गए थे, जिसको लगभग 4 माह हो गए। और 4 माह के अंदर कई पर्व ऐसे आए सभी धर्मों के जो अपने घरों के अंदर मनाए गए। और चूँकि महामारी ऐसी महामारी है कि इसमें अपने आराध्य देवताओं को और अल्लाह को मनाना बहुत ज़रूरी है। और इसी के लिए जब तक धार्मिक स्थल खुलेंगे नहीं तो उनकी आस्था, क्योंकि किसी भी जगह अगर मान लो आज अपन कलेक्टर साहब के आना है तो हम वहाँ से भी मेमोरेंडम दे सकते थे, लेकिन जब हम उनके दरबार में हाजिर होंगे और हाजिर होकर अपनी व्याख्या सुनाएंगे तो कलेक्टर साहब हमारी बात को सुनेंगे। इसी तरह कोई भी आराध्य देवता या अल्लाह
जो हम उनके दरबार में हाजिर होंगे और हाजिर होकर के अपनी व्यथा सुनाएंगे कि हमारे को ये परेशानी है, इस महामारी से हमें निजात दिलाई जाए, तो हमारा अल्लाह और आगे देवता उस बात को स्वीकार करेंगे और हम उनसे माफ़ी मांग करके और इस महामारी को ख़त्म करने की प्रार्थना करेंगे। जब तक धार्मिक स्थल नहीं खुलेंगे तब तक ये होना संभव नहीं है। इसीलिए अब 4 माह से सभी धार्मिक स्थलों में पूजा, नमाज या जो भी अपनी आस्था का मार्ग होता है वो बंद पड़े हैं। तो हम ये मांग करने आए हैं जिला कलेक्टर महोदय से कि साहब, जिस तरह से राज्य सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार देहात के अंदर 50 आदमी के अनुमति दे करके छोटे धार्मिक स्थल खोले गए हैं, इसी तरह शहरी क्षेत्रों में भी छोटे धार्मिक स्थल जहां 50 या 50 से कम लोग गाइडलाइंस की पालना करते हुए अपने जो भी पूजा अर्चना है वो कर सके, इसकी अनुमति दी जाए। और चूँकि अभी ईद उल अज़हा का पर्व आ रहा है और सभी लोग नमाज़ पढ़ेंगे, तो हम ये चाहते हैं कि जो मोहल्लों में छोटी मस्जिदें हैं या छोटे धार्मिक स्थल हैं उनको खोल दिए जाएँ ताकि हम अपनी आस्था के अनुरूप उसमें प्रार्थना कर सकें। काजी मुनव्वर। अजमेर की सेशन कोर्ट की बार एसोसिएशन ने MV एक्ट के अंतर्गत पुलिस कप्तान कुंवर राष्ट्रदीप को ज्ञापन सौंपा। जिला पुलिस कप्तान को अवैध रूप से बनाए गए चालानों को लेकर निष्पक्ष कार्रवाई करने की मांग की। जल्द से जल्द उनकी मांगों पर ध्यान दिया जाए और बेवजह काटे जा रहे चालानों पर रोक लग सके और पुलिस के द्वारा किसी के साथ अभद्र व्यवहार न करने की मांग की। आज जब MV एक्ट में जो नया अमेंडमेंट आया है, उस अमेंडमेंट के बाद अजमेर की ट्रैफिक पुलिस और सभी थानों की पुलिस जिस तरह से जनता के चालान बनाए जा रही है, अगर कोई ट्रैफिक के नियमों का पालन नहीं करता है तो चाहे वो एडवोकेट हो चाहे आम जनता हो, हमें उसके खिलाफ हम शिकायत लेके नहीं, हम शिकायत इसलिए लेके आए हैं आप चालान बनाएं, लेकिन चालान के साथ आप पब्लिक के आम जनता के साथ या किसी एडवोकेट के साथ दुर्व्यवहार नहीं करें, बदतमीजी नहीं करें। उस संदर्भ में हमने आज SP साहब को ज्ञापन दिया और SP साहब ने हमारे सामने सकारात्मक रुख रखते हुए कंट्रोल रूम पे सभी ट्रैफिक पुलिस को और सभी थानों को बोला कि आप जो नियम अनुसार चालान बनाएं, लेकिन आम जनता के साथ कोई किसी तरह की बदतमीजी या दुर्व्यवहार नहीं करें। अगर इस कोई आगे कोई बदतमीजी या दुर्व्यवहार करता है तो SP साहब ने कहा उसके खिलाफ अलग से कार्यवाही करेंगे। इस संदर्भ में आज हमारी बार एसोसिएशन SP साहब को अजमेर स्मार्ट सिटी के लिए आज कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक आयोजित की गई। जिला कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित की अध्यक्षता में बैठक आयोजित हुई। बैठक में कई अहम बिंदुओं पर चर्चा हुई। वहीं चल रहे स्मार्ट सिटी के कार्यों को लेकर भी दिशा निर्देश दिए गए और जल्द से जल्द सभी कामों को पूरा करने के निर्देश दिए। प्रत्येक बुधवार को कलेक्टर साहब द्वारा स्मार्ट सिटी और अन्य विभागों के इंजीनियरिंग विभाग जितने भी हैं उनमें जो कार्य चल रहे हैं उनकी साइट विजिट की जाती है। ये आज चौथा बुधवार था। 8 तारीख को हुई विजिट, 15 को हुई, 22 को हुई और आज 29 तारीख को। प्रत्येक बुधवार को पहले साइट्स का राउंड, साइट्स पे क्या काम चल रहे हैं, क्या गतिविधि चल रही है और उसके पश्चात एक कंक्लूडिंग मीटिंग होती है। तो आज जो बुधवार का राउंड था उसमें एलिवेटेड रोड का कलेक्टर साहब ने राउंड लिया। उसमें जो अभी कचहरी रोड पूरी ब्लॉक कर रखी है और ब्लॉक करके उसमें पाइलिंग का काम चल रहा है, तो वो जल्दी से जल्दी पूरा हो। और अभी निगम से लेके और गांधी भवन चौराहे तक भी पाइलिंग वर्क होना है, लेकिन जब कचहरी रोड का ट्रैफिक हम चालू कर देंगे तभी ये निगम वाली साइड को हम छेड़ पाएंगे। और उसमें अभी 9-10 पियर्स का काम बाकी है, तो वो काम भी ऐसी प्लानिंग से कर रहे हैं कि लोगों को कम से कम असुविधा हो। और साथ के साथ जो पाइपलाइन ले की है, जो पाइपलाइन शिफ्ट हुई है या सीवरेज लाइन शिफ्ट हुई है, उसका भी रोड रेस्टोरेशन का काम साथ के साथ किया जा रहा है। कलेक्टर साहब का ऐसा मानना है कि हम 15 सितंबर के बाद रोड को वापस से हम प्रॉपर कर दें ताकि किसी जने को भी असुविधा नहीं हो। रोड का रीसर्फेसिंग कर दें 15 सितंबर के बाद। और 15 सितंबर से पहले RSRTC को निर्देश दिए कि वो अपना पाइलिंग का काम पूरा कर लें। और उसके बाद वो मिसिंग लाइन कितनी है सीवेज में? ये तो अभी मैं रोड का बता रहा हूँ, एलिवेटेड रोड का जी। और आप सीवेज की पूछ रहा हूँ। सीवरेज की तो डाल दिए लाइन ऑलमोस्ट, मतलब वो कचहरी रोड पे डल रही है। कचहरी रोड के अंदर क्योंकि नाले का फ्लो तेज आता है ना, तो कचहरी रोड की सीवरेज, कचहरी रोड पे सभी लाइन शिफ्टिंग का भी और एक कोई ABVNL को केबल डालनी है तो वो भी साथ के साथ हो जाएगा, क्योंकि अभी कचहरी रोड का पूरा ट्रैफिक रुका हुआ है। तो पूरा ट्रैफिक रुका हुआ है तो कचहरी रोड का एक बार में सारा काम कर लेंगे और उसके बाद फिर रोड रीसर्फेसिंग कर देंगे। तो PHED को भी आज ये निर्देश दिए कि आप इस काम को राखी तक, मतलब जो है ना पाइपलाइन शिफ्टिंग का दोनों एंड्स पे, महावीर सर्कल पे और क्या बोलते हैं उधर सेंट फ्रांसिस की तरफ, दोनों सर्कल पे 150-150 मीटर की करीब एंड्स के ऊपर PHED की पाइपलाइन शिफ्टिंग बाकी है। उनको निर्देश दिए कि आप इसको राखी तक आप उसको कर लें, क्योंकि वो शिफ्टिंग होगी उसके बाद ही फिर RSRTC अपने पियर्स और दूसरे काम कर पाएगी। फिर
इस जगह भी आज सर ने अवलोकन किया। तो जयपुर रोड में कुछ 5 गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं जिनकी बाउंड्री वॉल हमारी जद में आ रही है, जो हम रोड की वाइडनिंग करेंगे। तो उनके लिए आज निर्देश दिए कि आप उनको सभी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को हम लेटर लिख के उनसे परमिशन ले लें, ताकि फिर वो बाउंड्री वॉल हम पीछे शिफ्ट कर सकें। और आगे भी घुघरा घाटी के आसपास भी कुछ एनक्रोचमेंट्स हैं, जो लोग आगे बढ़े हुए हैं, तो उनको भी अभी से शिफ्टिंग करें। और उसके वहाँ पर भी हमको कुछ ABVNL की शिफ्टिंग है, कुछ टाटा पावर की शिफ्टिंग है और PHED की लाइन शिफ्टिंग है। उन सब के पैसे हमने ट्रांसफ़र कर दिए हैं, ताकि वो विभाग सब अपनी अपनी शिफ्टिंग चालू कर लें, तभी ये फिर रोड का काम इसमें हो पाएगा। ये 6 लेन वाली है? 6 लेन वाली है, बिल्कुल। और बाकी जो अभी चल रहे कामों का जिनकी विज़िट की, उसमें ये हमारा लेक फ्रंट डेवलपमेंट जो पुरानी विश्राम स्थली पे कर रहे हैं, उसका काम देखा। अर्बन हार्ट में जो फूड कोर्ट विकसित कर रहे हैं, वो काम देखा। और एक तोपदड़ा में भी जो स्कूल का रिनोवेशन का काम कर रहे हैं, वो भी सर ने काम देखा आज। सर, अब तक कितने प्रोजेक्ट चल रहे हैं, क्रियान्वयन में हैं, अभी गतिशील है? अभी 26 प्रोजेक्ट हमारे 415 करोड़ के इन प्रोग्रेस हैं जी। और करीब 17 प्रोजेक्ट हमारे 18 प्रोजेक्ट 37 करोड़ के पूरे हो गए। 26 प्रोजेक्ट 414 करोड़ के अभी प्रोग्रेस में है और 18 प्रोजेक्ट 318 करोड़ के हमारे टेंडरिंग में है और बहुत एडवांस स्टेज टेंडरिंग में है। फाइनेंशियल बिड्स वगैरह भी हमने खोल लिए हैं, टेक्निकल बिड इवैल्यूएशन चल रहे हैं। तो 15 अगस्त तक ये 318 करोड़ के भी हमारे वर्क ऑर्डर्स हो जाएंगे। नए टेंडर्स जो हमने लगाए हैं, उसके अंदर 3 लोकेशंस पे म्यूजिकल फाउंटेन लगाए जाने हैं। एक तो पुरानी चौपाटी जो सिटीज़न काउंसिल ने डेवलप की थी, वहाँ लगेगा। एक ये जो कैफेटेरिया है लवकुश गार्डन वाला, इसके सामने लगेगा। और एक जो लेक फ्रंट डेवलपमेंट जो पुरानी विश्राम स्थली पे जो पार्क डेवलप कर रहे हैं, उसमें लगेगा। 3 तो म्यूजिकल फाउंटेन लगेंगे और एक अकबर के किले पे 3D प्रोजेक्शन का काम होगा। तो 3D प्रोजेक्शन में जो बिल्डिंग के ऊपर ही प्रोजेक्शन करते हैं और उसके अंदर एक थीम बनाते हैं, वो थीम का 3D प्रोजेक्शन का शो होगा। तो इन चारों के हमने टेंडर लगा दिए हैं। तो इन चारों के 26 अगस्त को पाल बिचला एलिवेटेड रोड का, पाल बिचला में एलिवेटेड रोड जैसा कुछ भी नहीं बना रहे। पाल बिचला में 1.5 किलोमीटर की एक वैकल्पिक मार्ग बनेगा जो श्रीनगर रोड पे चंद्रा स्टोर के सामने से होके जाएगा और एस्केप चैनल को क्रॉस करके फिर एस्केप चैनल के किनारे किनारे तोपदड़ा स्कूल तक जाएगा और ये फ्रेजर रोड पे आगे मिल जाएगा। टोटल इसकी लंबाई 1.5 किलोमीटर है। और इस पाल बिचला रोड की एक अप्रोच रोड, क्योंकि सेकंड एंट्री गेट जो बन गया रेलवे स्टेशन का, वो सेकंड एंट्री गेट की पूरी उपयोगिता नहीं हो पा रही, क्योंकि जो हमारी पाल बिचला रोड है वो बहुत सकड़ी है। कोई 2 व्हीकल क्रॉस नहीं हो सकते, कोई ओवरटेक नहीं कर सकता। तो हम रेलवे स्टेशन की एंट्री पॉइंट से एक अप्रोच रोड भी बनाएंगे। ये रोड भी 4 लेन होगी, 1.5 किलोमीटर की रोड होगी। लेकिन इसके अंदर जो लैंड एक्विजिशन करना है उसकी कार्रवाई ADA कर रहा है। ADA को राज्य सरकार से भी निर्देश प्राप्त हो गया कि ये लैंड एक्विजिशन की जा सकती है और वो उसकी लैंड एक्विजिशन की कार्रवाई कर रहा है। करीब 3.6 हेक्टेयर भूमि हमको इसमें आबाद की जानी होगी। स्कूल परिषद के आयुक्त की अध्यक्षता में अजमेर अटल सेवा केंद्र में हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। शिक्षा विभाग के अधिकारियों से पिछले वर्ष की गतिविधियों को लेकर हुई चर्चा। इसके अलावा आगामी वर्ष को लेकर भी की गई सभी से बातचीत। स्कूलों में निर्माण कार्य को लेकर वह कोविड महामारी के बाद जब स्कूलों को खोला जाएगा तो सबसे पहले सभी जगह सैनिटाइजर किया जाएगा। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद की तरफ से 10 बजे से 2 बजे तक 4 घंटे की एक VC का आयोजन किया गया, जिसमें पूरे राजस्थान के अंदर सभी जिलों से प्रगति की समीक्षा की गई और आगामी सत्र के लिए दिशा निर्देश दिए गए। इनके जितने भी कंपोनेंट्स हैं जो समसा के कार्य होते हैं, उनके बारे में समीक्षा की गई और मार्गदर्शन दिया गया। स्कूल शिक्षा परिषद के कमिश्नर महोदय VC में जो भी पिछले वर्ष की गतिविधियाँ थी उनकी समीक्षा की गई। आगामी वर्ष जो शुरू हो गया उसके लिए दिशा निर्देश दिए गए। इसके अलावा जो भी विद्यालय में निर्माण कार्य हो रहे हैं उनको समय पर और गुणवत्तापूर्ण पूरा करवाने के लिए आयुक्त महोदय ने निर्देश प्रदान किए। इसके साथ ही कोविड के बाद में जैसे ही विद्यालय खुलेंगे तो सबसे पहले है वो उन विद्यालयों को सैनिटाइज किया जाएगा और स्वच्छता का पूरा ध्यान रखा जाएगा। जो भी स्कूल ग्रांट परिषद लेवल से जारी होती है उसमें से 10% इस कोविड के लिए है और स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। किनकी ओर से किन्होंने ली थी? दूसरी हमारे स्कूल शिक्षा परिषद के जो आयुक्त हैं उन्होंने उनकी अध्यक्षता में विभागीय अधिकारियों के साथ में VC की गई। दीपचंद बुनकर, ADPC समसा।
यातायात पुलिस द्वारा मंगलवार को राजा साइकिल चौराहे पर नाकाबंदी की गई। एमवी एक्ट एवं कोविड-19 की गाइडलाइन का उल्लंघन करने वालों पर की गई कार्रवाई। बिना हेलमेट, बिना सीट बेल्ट एवं मास्क नहीं लगाने वालों पर की जा रही है कार्रवाई। यातायात उप अधीक्षक एवं यातायात निरीक्षक के नेतृत्व में कार्रवाई कर बनाए गए चालान। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि पर डे 6 से 8 हमने नाकाबंदी तय कर रखी है, जिसमें एक दिन साउथ सर्कल में करते हैं, एक दिन हम नॉर्थ सर्किल में करते हैं। आज जो नाकाबंदी है वो साउथ सर्किल में राजा साइकिल पे की जा रही है, जिसके तहत एमवी एक्ट के प्रावधान और कोविड-19 महामारी अध्यादेश के तहत दोनों में चालान काटे जा रहे हैं। जिसमें अमूमन जो हम जनरल चीज़ें हैं, हेलमेट नहीं लगाना, सीट बेल्ट नहीं लगाना, 3 सवारी, मुँह पे मास्क नहीं लगाना और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं करना। इसके तहत अभी हम कार्रवाई कर रहे हैं और लोगों को मैं बार बार कार्रवाई करने के बावजूद भी मैसेज देना चाह रही हूँ कि आप लोग इसको इतना ईजी न लें। जो अध्यादेश है जिसमें जुर्माना भारी भरकम बढ़ा दिया गया है, आपकी आमदनी, एक जो पसीने की आमदनी है वो आप अपनी लापरवाही या नेग्लिजेंसी की वजह से सरकारी खजाने में जमा ना कराएं। आप ज़्यादा से ज़्यादा एमवी एक्ट के रूल को फॉलो कीजिए ताकि आपकी सुरक्षा, सड़क की सुरक्षा और हर व्यक्ति की सुरक्षा हो सके, ताकि जीवन है वो हमारा सुरक्षित रह सके। मैडम, एक पेपर में न्यूज़ भी आई थी कि सीट बेल्ट का चालान नहीं काटे जाएंगे। किसकी तरफ से आई थी? मैडम, कोई सरेराज पेपर में आई थी। हाँ, जो व्यापारिक संघ के द्वारा एक अजमेर के कुछ व्यापारियों द्वारा न्यूज़ दी गई थी वो बिल्कुल गलत है। चालान बिल्कुल काटे जाएंगे अगर आप सीट बेल्ट नहीं पहनते हैं तो। ये जरूर था कि भीड़ भाड़ इलाका है, आप स्टार्ट कर रहे हैं, स्टार्टिंग पॉइंट पे आपकी कार खड़ी है, वहाँ अगर आप एक मानवता के नाते देख जाए सीट बेल्ट अगर आप लगा रहे हैं तो वहाँ हम कार्रवाई नहीं करेंगे। और बिल्कुल ऐसी कोई नहीं है कि हेलमेट की सीट बेल्ट की अनिवार्यता समाप्त की जा रही है। सीट बेल्ट बिल्कुल अनिवार्य है और लगाना पड़ेगा। नाकाबंदी किस तरह की समझाई गई है? अभी पीएचक्यू के द्वारा 15 दिन का समझाइश ट्रैफिक रूल्स को लेकर जो अवेयरनेस का कार्यक्रम चलाया जा रहा है, एक अभियान चलाया जा रहा है, उसी संदर्भ में शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए शहर में नाकाबंदी की जा रही है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें। और जो नए चालान की कार्रवाइयों में जो नए रूल्स लाए गए हैं, बढ़ाया गया है रूल्स के जो पनिशमेंट है उसके संदर्भ में जो मेन मंशा है वो यही है कि लोग उससे जागरूक हों, लोग थोड़ा डरें, उसके गंभीरता से लें, जिससे कि ट्रैफिक के दौरान जो वाहन दुर्घटनाएं हो जाती हैं उनको रोका जा सके। अजमेर दरगाह उर्स मेले में गुम हुए मोबाइल फोन बरामद कर मालिकों को सौंपने की कार्रवाई को दरगाह पुलिस थाने ने की। ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में और उर्स में काफी संख्या में जायरीन शामिल होते हैं। वहीं मोबाइल गुमशुदगी की रिपोर्ट लोगों द्वारा दरगाह थाने में दर्ज थी। वहीं पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए 64 मोबाइल का पता लगाया है। वहीं 12 मोबाइल मालिकों को सौंपे जा चुके हैं और 45 मोबाइल डाक के जरिए मालिकों तक पहुंचाने का दरगाह थाने द्वारा प्रयास किया जा रहा है। जी सर, बताइए किस तरह का आज आपको क्या देखिए, ख्वाजा साहब के उर्स में वह सामान्य तौर पर दरगाह में बड़ी संख्या में जायरीन आते हैं, जिनकी मोबाइल गुमशुदगी काफ़ी बड़ी संख्या में रिपोर्टें हमारे पास दर्ज थी। श्रीमान एसपी साहब ने जो मोबाइल गुमशुदगी रिपोर्ट है उसके संबंध में मोबाइलों की पतारसी के लिए निर्देशित किया था, जिस पर हमने तकनीकी माध्यमों की सहायता लेकर करीब 64 मोबाइलों का पता लगाया जो हमने रिकवर किए, जिनमें 12 तो उनके मालिक को सुपुर्द किए जा चुके हैं। करीब 47 मोबाइल आज हम डाक के माध्यम से या उनके जो मालिक है वो व्यक्तिगत संपर्क करके हमारे से लेने के लिए आ रहे हैं, उनको दे रहे हैं। वह 6 आईफोन 6 हैं, उनका अभी तक हमें कोई पता नहीं चला कि उनके मालिक का, उनका भी पतारसी के प्रयास जारी है। करीब 200 मोबाइल और हमारे पास 102 CRPC में जब्त हैं, जो विभिन्न जेब के थ्रू से हमने जब्त किए थे। उनके भी मालिकों का हम पता लगाकर उनको सुपुर्द करने के प्रयास किए। कहाँ के किस राज्य के? ये ज़्यादातर राज्यों के हैं, देश के लगभग हर राज्य के मोबाइल गुमशुदगी के हैं हमारे पास। इसके कुछ आरोपी भी पकड़ना है? नहीं, इसमें कोई आरोपी ऐसा कोई नहीं है। जिन लोगों के पास मिले हैं वो ज़्यादातर ये कि साहब उर्स में ख़रीदा था, कोई आदमी कहा कि साहब मेरे पास पैसे ख़त्म हो गए, दे दे। तो उसमें हमारे यहाँ सबसे बड़ी कमी है, लोग बिल के बिना सस्ती चीज़ के खरीद देते हैं, बिल का मांगते नहीं हैं और बड़ी आसानी से बातों में आ जाते हैं कि साहब मैं इस तरह से मेरे पास पैसे ख़त्म हो गए, इस बातों में आ जाते हैं, जो निश्चित रूप से ठीक नहीं है।
ये भी मैं अपील करना चाहूँगा, कोई भी आदमी इस तरह कोई चीज़ खरीदे तो निश्चित रूप से बिल वाउचर के मार्फत ही खरीदे, जो उसके लिए सुरक्षा का बहुत काम करेगी। तकरीबन कितने मोबाइल आपके पास? अभी हमारे पास 102 से आरपीसी में जब्त हैं, करीब 200 मोबाइल हैं और ये मोबाइल करीब 64 थे, जिसमें से 12 तो हम दे चुके मालिकों को और करीब 47 की प्रोसेस अब डाक के मार्फत भेजने की प्रोसेस की जा रही है। विस्तार से पढ़ने के लिए लॉग इन करें horizonn.com, सच के साथ।